जा रहे हैं आज स्टार्ट करने हम लोग का एक नेक्स्ट चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या तो इसे बहुत जगह हम लोग लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी समझते हैं। तो अब हम लोग जैसे वेक्टर चैप्टर तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद जब जैसे मैंने क्या बताया था, वेक्टर चैप्टर का हम लोग बहुत सारी जगह पे एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं, तो उन्हीं में से उसका यूज करने के लिए एक अलग चैप्टर है जिसका हम लोग जानने जा रहे पढ़ने के लिए लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो इसके अंदर हम लोग वो सारी चीजें कंसीडर करेंगे मोशन से रिलेटेड जो इसको मोशन में आने के लिए मजबूर करती है और ये कैसे काम करती है और इसके लिए इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है, किसने ये लॉज को दिया है, क्यों दिया है, इनका यूज हम लोग किस किस तरह से न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं, इनके थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से बहुत डेप्थ में ट्राई करेंगे समझने का। तो दिल थाम के बैठिए, हम लोग जा रहे हैं इस जर्नी पर। तो देख सकते हैं कि लॉज ऑफ मोशन के ऊपर में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पॉइंट्स क्या है। तो पहली बार लॉ ऑफ मोशन असल में था क्या। तो हम लोग जब एज अ मोशन के बारे में जानते हैं, मोशन क्या होता है जब कोई भी बॉडी आपका रेस्ट में है, ठीक है, तो रेस्ट में है और जब वो अपना रेस्ट पोजीशन वाला छोड़कर क्या करती है, मूव करने लगती है, उसी चीज को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, मोशन कंसीडर करते हैं। पक्का। तो जब वो मोशन कंसीडर कर लेती है तो वो मोशन के समय में बहुत तरह के इफेक्ट दिखाती है। कभी वो एकदम स्टैटिक बेस पे चलती है, स्थिर बेस पे चलती है, कभी वो अपने स्पीड को चेंज करते हुए चलती है, मोशन को चेंज करते हुए चलती है, कभी वो रुक जाती है, कभी वो बहुत तेजी से चलने लगती है। तो इस तरह की बहुत अलग अलग तरह के हमें क्या देखने को मिलते हैं, इफेक्ट देखने को मिलते हैं उसके मोशन के अंदर। लेकिन ये इफेक्ट लाने के पीछे कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। वो जिम्मेदार कौन आता है, कैसे करता है, ये सारे चैप्टर्स का जो पॉइंट है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दिस चैप्टर डील्स विद द कॉज ऑफ मोशन वेयर इट फॉलोज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मतलब ये चैप्टर हमारा किस बारे में डील करेगा कि ये जो मोशन है, मोशन को असल में मोशन में लाया कैसे गया। मान लीजिए मोशन अगर धीमे भी हो रहा है तो भी वो तो मोशन ही कहलाएगा, मोशन अगर तेज हो रहा है तो भी वो मोशन कहलाएगा। मान लीजिए एक बॉडी चल रहा है, दूसरा बॉडी भी चल रहा है, लेकिन दोनों बॉडीज का चलना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, कम ज्यादा है, तो भी वो क्या कहलाएगा, मोशन ही कहलाएगा। तो ये हर चीजों में ये जो मोशन आ रहा है ये कैसे आ रहा है, इसको आप कैसे समझ रहे हैं, कौन इसके मोशन को बदलने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये चैप्टर किसके बेस पर है, हमारे न्यूटन्स के नियम के आधार पर है। न्यूटन ने जो लॉज दिए हैं मोशन को लेकर, जो कि हमारे फेमस 3 लॉज कहलाते हैं, 3 मस्केटर्स, इसको मस्केटर्स भी कह सकते हैं हम लोग। ये जो 3 मस्केटर्स है हमारे लॉज के मोशन के लिए, ये बहुत ज्यादा किफायती हमारे लिए काम करते हैं न्यूमेरिकल्स बनाने में, और वर्ल्ड के मोस्टली ज्यादातर मोशन रिलेटेड बॉडीज में काम करते हैं। तो ये चीजें हमें यहाँ पे ध्यान देनी है। तो ये जो भी हमारा लॉज होगा न्यूटन्स के दिए गए लॉज के ऊपर आधारित होगा। तो अब जानते हैं कि ये जो न्यूटन्स के लॉज हैं क्या ये सब जगह वैलिड करते हैं ना, ये हमारा सब जगह वैलिड नहीं कर पाते। अब बोलोगे क्यों भैया, ऐसा क्यों हो सकता है। अब ध्यान दो, जो न्यूटन्स ने जो नियम दिया था वो उस समय जो काम कर रहा था जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, वो थे सारे के सारे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, हैंड ऑब्जेक्ट्स। हैंड ऑब्जेक्ट्स मतलब जिनको हम लोग हाथ से पकड़ सकते हैं, हाथ से महसूस कर सकते हैं, हाथ के द्वारा उनमें कुछ बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। तो उतने जो कि हमारे हैंडफुल ऑब्जेक्ट्स है उनके ऊपर हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अच्छे से काम करता है। लेकिन एटॉमिक लेवल, एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, ये तो बहुत छोटे हैं ना, इनको तुम पकड़ पाते हो, वो खुद ही हम लोग उससे बने हो, पकड़ेंगे क्या उसको। तो जब ऐसे सारी चीजों के ऊपर हमें डील करना होगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाता है, फुस, वहां पे नहीं काम करता। तो वो किस तरह का कहलाता है, वो कहलाता है हमारा क्वांटम लेवल, वो होता है हमारा क्वांटम लेवल। तो ये जो स्टडी होती है जो एटॉमिक लेवल पे होती है उसको हम लोग एज क्वांटम लेवल कहते हैं, और नॉर्मली हमारी जो स्टडी होती है उसे हम लोग क्लासिकल लेवल कहते हैं। लेकिन ये सारे चैप्टर्स किसके हैं, मैकेनिक्स के ऊपर है। किसके ऊपर है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब क्या होता है कि जो भी मैकेनिकल चीजों से कनेक्टेड हो। मैकेनिकल चीजें मतलब क्या, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, रोटेशन, सर्कुलर मोशन, ये सारी चीजें मैकेनिकल चीजें हैं। तो इन मैकेनिकल चीजों से जो डील करता है उसको हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। और बिगर ऑब्जेक्ट है तो बिगर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लासिक लेवल कहते हैं। तो बिगर ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे काम होगा तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स कहेंगे।
तो बिगर ऑब्जेक्ट वाले मैकेनिक्स मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वर्क करता है, लेकिन जब इसे हम लोग एटॉमिक लेवल पे लेकर जाएंगे तो हमारा वर्क नहीं कर पाता। वहां पे क्वांटम के लेवल्स के बेस पे उनके नियम हमेशा चेंज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रोनो, बहुत तरह के हमारे पार्टिकल्स है जो कि बिहेवियर अलग शो करते हैं, और इस आधार पर हम लोग कह नहीं सकते कि ये वैसे ही काम करने चाहिए जैसे हम लोग सोचते हैं। तो क्वांटम लेवल पे हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूरी तरह से वैलिड हो नहीं पाता। ये नहीं कहूंगा कि वैलिड होता नहीं होगा, उसके कुछ कुछ नियम वहां पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं कहूंगा फुल्ली ना, क्या मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरे तरह से नहीं हो सकता। पार्शियली कुछ लॉज उसके वहां पे वैलिड कर सकते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स के लिए, उसके मास इफेक्ट्स के लिए, उसके एक्सेलरेशन इफेक्ट्स के लिए, लेकिन फुल्ली वो नहीं वैलिड होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे कि लिखा एज इन बिग ऑब्जेक्ट वर्ल्ड, जैसे कि हमारा दुनिया है, एज क्लासिकल मैकेनिक्स, ये किस तरह का था? क्लासिकल मैकेनिक्स, जो हैंडफुल चीजें हैं, विच होल्ड्स द न्यूटन्स लॉ बट नॉट फॉर एटॉमिक लेवल ऑब्जेक्ट्स विच कंसिडर एज द क्वांटम मैकेनिक्स where Newton's law does not valid at all। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमारे क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्वांटम लेवल्स पे काम नहीं करते। ओके भैया, समझ गए? तो बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग मोशन ला रहे हैं, तो मोशन तो किसी चीज की वजह से आता होगा ना। तो भैया वो क्या चीज हो सकती है जो कि मोशन लाने में मजबूर करती है? तो कोई भी बॉडी अगर मोशन में आ रही है मतलब वो अपनी जगह बदल रही है, वो अपना जगह अगर बदल रही है तो जगह बदलने के लिए कोई ना कोई आके उसको क्या देता होगा? पोजीशन चेंज करने के लिए इन्फ्लुएंस करता होगा। वो पोजीशन चेंज करने वाला इन्फ्लुएंसर, जैसे कि बहुत सारे रील्स पे देखते हो, वैसे यहाँ पे भी एक इन्फ्लुएंसर है। वो इन्फ्लुएंसर कौन है? हमारा फोर्स। इस चीज को हमने नाम क्या दे दिया? फोर्स, हिंदी में बल। ये क्या काम करता है? कोई जैसे रहता है उसको वैसे रहने नहीं देता है, उसको उसके तकलीफ में और तकलीफें बढ़ा देता है। अब ये कैसे तकलीफें बढ़ाता है? या तो तुम उसको और खींचोगे, या तो तुम उसको और ज्यादा फेंक दोगे, मतलब पुश करोगे या तो पुल करोगे। तो फोर्स एक तरह से कंसीडर कैसा होता है? पुश या तो पुल। किसके ऊपर? बॉडीज के ऊपर। तुमको आके तुम्हारा दोस्त गले लगाने की जगह धक्का दे देगा तो बस गिर जाओगे, कहानी खत्म, होगा ना दिक्कत। और वही चीज तुमने उसको खींच लिया अपने तरफ तो गले लग जाओगे। तो कहानी यहाँ पे क्या हो रहा है? पुश और पुल का। तो यहाँ पे तुम कैसे थे? जिस स्टेट में थे तुम्हारा स्टेट चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने या तो उसको खींचा है या तो उसको हटाया है, धक्का दिया है, पुश किया या तो पुल किया है। तो यही काम होता है। इसी पुश पुल को हम लोगों ने एक नया नेम के बेस पे बताया जिसको क्या कहा जाता है? फोर्स। तो इट इज अ पुश और पुल एक्सर्टेड ऑन अ बॉडीज विद और विदाउट कॉन्टैक्ट। या तो ये तुम्हारा टच के साथ भी हो सकता है, या तो ये तुम्हारा बिना टच के भी हो सकता है। तो फोर्स को अगर तुम बोलोगे कि भैया मैं बिना टच के कैसे फोर्स लगाऊंगा, ऐसे दुनिया में तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना जिनमें बिना टच के भी तो फोर्स लगता होगा। ऐसा तो जरूरी नहीं कि हम लोग टच देंगे तभी फोर्स काम करेगा, बिना टच के भी तो फोर्स काम करता है। तो बिना टच के भी जो फोर्स काम कर सकते हैं उन्हीं को हम लोग एज अ फोर्स ही कहेंगे। क्या अलग कुछ कहा जाएगा? नहीं, तो वो भी एक फोर्स ही कहलाएंगे, लेकिन उनका काम बिना कांटेक्ट के है। अब कुछ का काम कांटेक्ट पे। इसी आधार पर हम लोगों ने इसको दो भाग में बांट दिया है। एक कहलाता है कांटेक्ट फोर्स, एक कहलाता है फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स को ही हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है? तो कांटेक्ट फोर्स क्या है? दिस फोर्सेस एक्ट बिटवीन द बॉडीज इन अ कांटेक्ट। मतलब ये फोर्सेस किसके बीच में काम करेंगी? जिनके बॉडी में टच हो, जिनके बॉडी में कनेक्शन बने। अब वो कनेक्शन किस तरह के फोर्सेस में दिखते हैं? टेंशन, फ्रिक्शन। ठीक है? तो टेंशन क्या होता है? अगर कोई रोप को हम लोग खींचते हैं तो एक एंड पे खींचते हो, दूसरे एंड पे खींचते हो, तो वो जो उनके बीच में तनाव क्रिएट होता है जिसकी वजह से तुम्हारा रस्सी या टूट जाता है, वो क्या है? एक तरह का टेंशन ही है ना। तो टेंशन क्रिएट कैसे हो रहा है? तुमने उसको पकड़ के खींचा है, कांटेक्ट किया है ना, तो कांटेक्ट करने की वजह से वो क्या हो रहा है? टूट जा रहा है। तो कांटेक्ट हुआ, फोर्स काम किया। कांटेक्ट नहीं होता, फोर्स काम करता, टूटता नहीं। एक तरह का क्या है? कांटेक्ट फोर्स ही है ना। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है? घर्षण। घर्षण होने के लिए तो छूना तो जरूरी है। बिना छुए कोई चीज में घर्षण कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर हाथ तो रब भी करते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ रहा है? कांटेक्ट करना पड़ रहा है। हवा में रब करोगे तो क्या करोगे? हवा को गर्म करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज को अगर रब कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हारा बॉडी से दो रब कर रहे हो, फ्रिक्शन हो रहा है, चल रहे हो, फ्रिक्शन हो रहा है। तो ये भी टच के ऊपर काम कर रहा है ना, बिना टच के तो काम ही नहीं कर रहा। तो ये भी हमारा एक तरह का क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। उसी तरह नॉन कांटेक्ट फोर्स भी होते हैं,
जो कि हमारे कांटेक्ट तो नहीं होते लेकिन एक कुछ दूरी पे वर्क करते हैं। मतलब हमारा इन्फ्लुएंस जो कि उसे अपने तरफ लाने के लिए या तो अपने से दूर ले जाने के लिए काम करता है। मान लो कोई दोस्त तुमसे पैसा लिया हुआ है, अगर वो तुमको देख लेता है तो दूर से भाग जाता है, भले तुमने उस पर बल नहीं दिया है पर वो अपना काम करके दिखा देता है। क्या उसने कांटेक्ट में आया था तुम्हारे? बोलोगे नहीं भैया, वो तो कांटेक्ट में नहीं है, हम तो दूर दूर भाग गए, पैसा बच गया मेरा। तो ये काम कैसे हुआ? ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया, फोर्स इन्फ्लुएंस किया है। फोर्स का हमने एक क्या दिया, आधार बना दिया कि अगर उतना दूर तक अगर मेरा क्या है, वर्किंग है, तो उस वर्किंग में कोई भी आएगा देखेगा तो वो उस चीज को भी क्या करेगा, महसूस करेगा। यहाँ पे फोर्स क्या होता है, महसूस होता है, फीलिंग होता है। यहाँ पे असल में एक्ट करता है लेकिन यहाँ पे फील होता है, और वो फील के हिसाब से वो क्या करता है, उस पर रिएक्ट करता है। तो इस तरह के कौन से फोर्सेस होते हैं? जैसे वेट, हमारा वजन हमें महसूस होता है। वजन हमें क्या होता है, हमारा महसूस होता है। ऐसे थोड़ी ना हम उसको टच कर सकते हैं, नहीं, वजन हमें महसूस होता है कि हमें क्या है, हमारा वजन है, हम भारी हो गए, ठीक है। उसी तरह के कुछ मैग्नेटिक फोर्स, मतलब चुंबक बल। जब तुम देखते हो कि दो चुंबक ऑपोजिट रहते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जब उनके पोल सेम होते हैं तो वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखते हो ना, कुछ डिस्टेंस दूर रखने पर भी वो काम कर जाते हैं। तो इसका मतलब तभी भी फोर्स लग रहा है ना, उनके बीच में टच नहीं है तब भी। तो मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम हवा में उछाल रहे हो तब भी वो जमीन के तरफ आ जा रहा है। जमीन तो उसको टच में तो नहीं है, पर तभी भी वो जमीन उसको खींच रहा है अपने तरफ। फोर्स तो वो भी लगा रहा है, पृथ्वी तभी भी लगा रहा है, सन भी लगा रहा है। क्या सब कोई टच में है? नहीं ना, पर फोर्स तो लग रहा है ना। तो वो भी किस तरह का है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये सारे के सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स थे, ठीक है। अब इस बेस पर हम लोग जाएंगे थोड़ा आगे लेवल पे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तो फोर्स के बारे में समझे, लेकिन वो फोर्सेस जो हैं वो तो मोशन के ऊपर है ना। तो मोशन के कौन नियम थे जो कि इस फोर्स को इस तरह से लाने में काम किए? तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या थे, वो थ्री मस्केटर्स। क्लियर? अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं न्यूटन्स के वो दिए गए 3 नियम्स के बारे में। वो 3 नियम क्या थे? तो उन 3 नियमों में हमारा सबसे पहला नियम हम लोग जाके स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हमारे न्यूटन का दिया गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और a uniform motion unless if it is acted upon by the some external force to change the state। मतलब कि हमारा बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने का कोशिश करेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहने का कोशिश करेगा। लेकिन ये रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट, ये अलग अलग चीजों में वो कैसे बदलेगा? तभी जब उसके ऊपर बाहर से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, बल नहीं लगा देते, मतलब एक फोर्स नहीं लगा देते। जैसे कि मान के चलो अगर ये बॉडी ऐसे हिल रहा है, ठीक है, मतलब ये स्टेट ऑफ मोशन में है, तो मैं अगर इसको कुछ नहीं करूंगा तो ये ऐसे हिलते रहेगा। तो अगर मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा देता हूं तो ये हिलना क्या होगा, बंद हो गया ना। तो स्टेट किस में था? स्टेट मतलब अवस्था, ये किस अवस्था में था, हिलने के। पर जब मैंने इस पे अपना फोर्स लगाया, बाहरी फोर्स है ना, बाहरी फोर्स लगाया तो ये क्या हो गया, रुक गया ना। तो यही बताता है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, और अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर बाहरी बल लगाकर उसके उस स्टेट को बदल ना दिया जा सके, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी को स्टेट को बदलना है तो उसके ऊपर बाहरी बल लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपना जिस स्टेट में था वो उसी स्टेट में रहने का काम करता रहेगा, ठीक है। सो इसका एग्जांपल में हम लोग समझ सकते हैं लाइक अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल। अगर टेबल पे कोई किताब रखा रहता है तो वो वैसे ही रखा रहेगा जब तक तुम उसके ऊपर दबाव ना दो या तो उसको उठा के लेकर ना जाओ। कार इज मूविंग ऑन अ रोड, गाड़ी चल रही है रास्ते पर, वो तब तक चलते रहेगी जब तक तुम उसके सामने खड़े ना हो जाओ। गलती ये हो सकता है वो धक्का मार के भागेगी, वो अलग बात है, पर तब तक वो क्या करेगी, चलते रहेगी। ट्रेन इज रनिंग, ट्रेन चलते रहता है तो वो चलते रहेगा, ब्रेक मारेगा तो रुक जाएगा, तो वो अपना स्टेट उसी में काम कर रहा है। बॉय इज प्लेइंग, बच्चे जाते बाहर खेलने के लिए तो वो खेलते रहते हैं जब तक उनको मम्मी की डांट न मिल जाए, तो वो अपना स्टेट तब तक चेंज नहीं करते। मतलब फोर्स उनके ऊपर मम्मी का लगता है तब वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को खेलने से डायरेक्ट पढ़ाई पे लाके रख देते हैं। तो ये सारी चीजें न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को फॉलो करती है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ने
फोर्स के बारे में बतलाया था अपने पहले नियम के द्वारा। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इंट्रोड्यूस द फोर्स। क्या किया था? न्यूटन का पहला नियम ने फोर्स के बारे में बतलाया था। लेकिन क्या यहाँ से फोर्स के बारे में वैल्यू पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि उसको कितना होना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, कैसे तुम कैलकुलेट करोगे फोर्स के बारे में, ये कुछ इसके नियम से समझ में आया? कहीं पे भी बताया है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे फोर्स को, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कितना वैल्यू ऐसे कुछ बताया नहीं। बस बताया फोर्स लगेगा या तो नहीं लगेगा, ये कहानी, बट कैलकुलेशन कुछ बताया नहीं। सो ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करता है फोर्स के बारे में, बट नॉट इट्स मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट। लेकिन उसके मैग्नीट्यूड मतलब मान और उसको कैसे मापा जाता है, इसके बारे में उसका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कुछ नहीं बतलाता। सिर्फ ये बतलाता है कि फोर्स होता है, ठीक है, और किसी बारे में नहीं बतलाता। सो ये न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ने हमारा तो फोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अगर तुमने डेफिनेशन को अगर ध्यान से देखा होगा तो उसमें एक और चीज छिपी थी कि कोई बॉडी जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है, ठीक है, कब तक? जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं डाला जाए, तो वो रह रहा है ना उस अवस्था में। तो इससे एक अलग प्रॉपर्टी निकल के आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया। सो फर्स्ट लॉ आल्सो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रॉपर्टी विच नेम एज द इनर्शिया, जिसको हम लोग इनर्शिया जैसे समझ सकते हैं। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया को हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं? जड़त्व। इनर्शिया को हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं? जड़त्व। बहुत लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा तो वो इस टर्म से कनेक्ट कर सकते हैं। इनर्शिया को हिंदी में लोग क्या कहते हैं? जड़त्व। मतलब जड़ से जुड़ा हुआ, अपने रूट से जुड़ा हुआ। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका रूट इफेक्ट क्या है? रेस्ट में रहना। वो क्या चाहेगा? रूट, उसका रूट क्या है? रूट मतलब किसी भी, जैसे पेड़ का क्या रूट उसको क्या देता है? स्टेबिलिटी देता है। रूट अगर नहीं रहेगा वो स्टेबिलिटी रहेगा नहीं। उसी तरह कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका रेस्ट ही क्या है? उसका रूट है। अगर उसके ऊपर फोर्स लगा दिया जाएगा तो उसका रूट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब उसका जो रूट पोजीशन है, मतलब उसकी जो इनर्शिया वो क्या हो गई? बदल गई। तो बॉडी जिस अवस्था में रहना चाहता है अगर वो उसी अवस्था में रहे, उसी को हम लोग उसका क्या कहते हैं? इनर्शिया। तो यहाँ से इनर्शिया की डेफिनेशन मैंने बताया है, इट इज द प्रॉपर्टी, मतलब ये खासियत है ऑफ इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज, जो कि बॉडी का क्या है? इनएबिलिटी, मतलब वो कोशिश करता है नहीं चेंज होने का। वो क्या करता है? कोशिश करता है नहीं चेंज होने का। इनएबिलिटी को हम लोग रेजिस्टेंस भी दे सकते हैं। इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और अ मोशन, जो कि अपने या तो रुकने की अवस्था को बदलने को रोकेगा या तो चलने की अवस्था को रोकेगा। जैसे अगर कोई गाड़ी चल रही है तुम उसको धक्का देकर रोकते हो तो क्या वो तुरंत रुक जाती है? नहीं, वो रोकने का काम तो नहीं करती, बट तुम उसको जबरदस्ती का रोकते हो। अगर कोई बॉडी खड़ी है, मतलब कोई इंसान मान लो शांति से खड़ा है, तो मतलब वो हिलना नहीं चाहता, तुम आके उसको जाकर धक्का मार देते हो तो हिलने लगता है, लेकिन वो हिलना चाहता था नहीं। यही स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया। जो जिसमें रहना चाहता है वो उसमें खुश है, जब तक कोई बाहर से आकर उसको तंग ना करने लगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया। तो ये इनर्शिया को हम लोग बॉडी से कनेक्टेड है ना, हर बॉडी का अपना इनर्शिया है ना। अगर गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी की अपनी इनर्शिया है, कोई इंसान खड़ा है तो इंसान अपना इनर्शिया रखा है। तो मतलब जो इनर्शिया है वो उसकी बॉडी पे निर्भर कर रहा है। तो उसके बॉडी में ऐसा क्या चीज है जो इनर्शिया उस पर निर्भर कर रहा है? तो वो उसका मास है। वो उसका क्या है? मास। सो इनर्शिया डिपेंड्स ओनली ऑन मास। कैसे? अब मान के चलो एक वो तुम्हारा छोटा सा डिब्बा है, सलाई का डिब्बा, ठीक है, मैच बॉक्स, और एक जगह पे मैं पत्थर ले रहा हूँ बहुत बड़ा सा। मैच बॉक्स का वेट कितना होगा? कम। पत्थर का वेट क्या होगा? बहुत ज्यादा। तो बताओ कौन जल्दी हिलना चाहेगा, कौन जल्दी नहीं हिलना चाहेगा? सिंपल बात है, मैच बॉक्स सलाई का डिब्बा जल्दी हिल जाएगा, लेकिन पत्थर हिल पाएगा उतना ही बल पर जितना में तुम्हारा मैच बॉक्स हिल गया था? नहीं। मतलब कि मैच बॉक्स के पास उतनी पावर नहीं थी। किस बेस पे? उसका बॉडी के बेस पर, उसका मास के बेस पर उतनी पावर नहीं थी जिससे वो क्या कर सके? रोक सके। मैच बॉक्स उतना बड़ा है नहीं, तो मैच बॉक्स उतना बड़ा नहीं है तो वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहा, तो वो अपने इनर्शिया बेचारा बदल दे रहा है। लेकिन पत्थर तो बहुत बड़ा है ना, तो उसका इनर्शिया क्या है? बहुत ज्यादा है। मास उसका ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, वो अपने आप को ज्यादा देर तक रोक सकता है। तो हम लोग अपना बल बढ़ाते जाएंगे, इतना बल ज्यादा बढ़ा लेंगे कि जहां पे पत्थर अपना हिल सकता है तो वहां पे जाकर उसका इनर्शिया चेंज होगा। लेकिन जितना हम लोग सलाई के डिब्बे को दिए थे फोर्स, उतना में क्या वो चेंज हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। मतलब उसका मास ज्यादा है जिसकी वजह से वो अपना कनेक्शन बहुत ज्यादा जकड़ के रखा है, इस वजह से उसको हिला पाना मुश्किल है। तो जो इनर्शिया है वो बॉडी के किस चीज पे डिपेंड करता है? मास पर।
किस पे डिपेंड करता है? मास पर। तो मतलब कोई बॉडी जितना ज्यादा चीजों से मिलकर बना है या वो जितना ज्यादा भारी है, मतलब उसका इनर्शिया क्या है? उतना ज्यादा है। हेवियर बॉडी हायर इनर्शिया, लो मास ऑफ बॉडी मतलब उसका लो इनर्शिया, सिंपल बात। सो इनर्शिया डिपेंड्स ओनली ऑन मास, तो मास पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन शेप एंड स्टेट ऑफ बॉडी, मतलब नहीं उसके शेप पर, कैसा आकार का है। अब मान लो कि मैं इस आकार का और इस आकार का दो बॉडी ले रहा हूं, दोनों का वजन कितना है? 5 ही केजी है। तो क्या हिलाने में क्या ये आसान रहेगा? ये आसान रहेगा? दोनों तो हिलाने में मुश्किल ही रहेगा ना। क्यों? क्योंकि इसका भी वजन 5 केजी, इसका भी वजन 5 केजी है, तो दोनों को हिलाने में तो सेम मुझे देना पड़ेगा फोर्स। ऐसा तो नहीं ना किसी को ज्यादा देना पड़ेगा किसी को कम। क्यों? क्योंकि ये शेप पे आधारित नहीं है। तो शेप कैसा भी रहे, मास तो दोनों का सेम है ना। तो अगर किसी बॉडी का मास सेम है, आकार कैसा भी रहे, वो चल रहा है या तो रुका हुआ है, कैसा भी रहे, दोनों के लिए हमारा इनर्शिया क्या होगा? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों बॉडी का मास हमारा क्या है? सेम है। अगर कोई एक बॉडी रुका हुआ है लेकिन उसका मास 5 केजी है, कोई बॉडी चल रहा है उसका मास 5 केजी है, तो क्या दोनों का इनर्शिया अलग होगा? नहीं, दोनों का इनर्शिया सेम होगा। कोई स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, रेस्ट में हो या मोशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। वजन तो दोनों का तो 5 ही केजी है ना, तो इस वजह से दोनों का इनर्शिया क्या होगा? सेम रहेगा। अगर मास में डिफरेंस रहा तो इनर्शिया डिफरेंस रहेगा, मास अगर सेम रहा तो इनर्शिया भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना कम मास उतना कम इनर्शिया। तो इनर्शिया के बारे में तो हम लोग समझ सकेंगे बॉडी का प्रॉपर्टी है। अब इसके और थोड़े से समझते हैं कि इनर्शिया किस किस तरह से लग सकता है और किन किन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम लोग जाके स्टडी करेंगे इनर्शिया के टाइप्स के बारे में। तो इनर्शिया के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? तो इनर्शिया मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो इनर्शिया के बारे में तो लोग जान गए। इनर्शिया मतलब जो बॉडी अपना जिस स्टेट में रहना चाहती है उसी को उसका इनर्शिया कहते हैं। तो बॉडी के स्टेट तो बहुत तरह के से हो सकते हैं, या तो अगर बॉडी अपना रेस्ट पे रहना चाहे या तो बॉडी अपना मोशन में रहना चाहे। ठीक है, तो अगर बॉडी जो कि अपना रेस्ट पे ही रहना चाहती है वो मूव नहीं कर सकती खुद से, क्योंकि अगर वो खुद से मूव करेगी तो वो इनर्शिया नहीं शो करती। उसके ऊपर अगर बाहर से कोई बल लगा के उसको मूव करेगा मतलब तभी वो इनर्शिया शो करती है। अगर बॉडी अपने आप मूव करती है, मान लो स्टेट में है रेस्ट, मूव करती है मोशन में खुद से, तो मतलब वो उसकी इनर्शिया प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी कंफर्म कि वो रेस्ट में थी कि मोशन में थी। लेकिन अगर वो अपने से रेस्ट में ही है और मोशन में ले जाने के लिए बाहर से कोई उसको धक्का दे रहा है, तभी वो कहलाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, सो अगर बॉडी जो कि रेस्ट पर है और वो मूव करती है किसी और के द्वारा, तो वो क्या कहलाएगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अ पर्सन हु स्टैंडिंग फ्रीली इन अ बस एंड थ्रोज बैकवर्ड व्हेन द सडन स्टार्ट। एक इंसान बस के अंदर है, ठीक है, एक इंसान क्या है? बस के अंदर है। मेरा वर्ल्ड फेमस बस है, इस पे कृपया करके कोई हंसे ना। सो इस वर्ल्ड फेमस बस के अंदर में वर्ल्ड फेमस एक इंसान है, ठीक है। अब वो क्या हो गया? ड्राइवर ने चलाया गाड़ी, तो जब ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी क्या होता है? आगे की तरफ जाएगा। तो जैसे तुरंत वो आगे की तरफ मूव करता है तो जो इंसान खड़ा रहता है उसको झटका क्या मिलता है? पीछे की तरफ ना, क्या मिलता है? पीछे की तरफ। तो जब गाड़ी तुम्हारी चल रही आगे की तरफ तो वो उसको इम्पैक्ट कहाँ दे रहा है? पीछे की तरफ। पहले था कैसे? खड़ा, उसका इनर्शिया कैसा था? रेस्ट पर। लेकिन वो अचानक पीछे कैसे गया? क्योंकि उसको गाड़ी ने क्या कर दिया? पीछे कर दिया। उसको गाड़ी ने क्या कर दिया? पीछे कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रेक हो जा रहा है। इंसान किसमें था? रेस्ट में था, लेकिन बॉडी उसको क्या कर दे रहा है? पीछे की तरफ धकेल दे रहा है। तो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है। दूसरा, if we place the coin on a cardboard covering the glass after hit the board, coin falls into the glass। अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो तुम लोग। एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक बोर्ड है, बोर्ड थोड़ा बड़ा रखना और उसके ऊपर एक कॉइन रख देना। जब तुम लोग बोर्ड को मारते हो तो ध्यान से देखना कि बोर्ड के साथ कॉइन नहीं जाता। कॉइन का स्टेट कैसा है? रेस्ट का। बोर्ड किस में चला जाता है? मोशन में। जब बोर्ड को मारते हो, तो ये मोशन में चला गया। कौन? बोर्ड मोशन में चला गया। लेकिन जो कॉइन है
वो तो रेस्ट पे था ना, जिसकी वजह से बोर्ड तो हट जाता है लेकिन कॉइन वही का वही रह जाता है और वो फिर क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो ये अपना रेस्ट पे ही था ना, तो रेस्ट पे रहने की वजह से वो अंदर गिर गया। अगर ये बॉडी के साथ मोशन में रहता तो गिरता नहीं, ये भी फेंका जाता, फिर मिलता नहीं तुमको कॉइन। तो बॉडी को जो तुम्हारा मोशन है कार्डबोर्ड वो कंसीडर कर रहा है, लेकिन जो कॉइन है वो रेस्ट पे रह रहा है। इसी वजह से वो क्या हो जा रहा है, ग्लास में गिर जा रहा है। करके देख सकते हो कि ग्लास ले लेना बड़ा सा, कौन सा कांच वाला, उसके ऊपर बड़ा सा कार्डबोर्ड रखना, उसके ऊपर छोटा सा कॉइन रखना और तेजी से मारना, मतलब खा पी कर मारना जोर से, ठीक है ना, वरना पता चला कि कॉइन भी कहीं रह गया, तुम्हारा जोर भी खत्म हो गया। तीसरा, डस्ट ऑन अ ब्लैंकेट। कई बार होता होगा रात में सोते हो, दिन में उठते हो और उठते वक्त देखते हो कि भैया मेरे चादर के ऊपर बहुत सारा धूल आ गया, खिड़की खोल के सोए होगे, ये हो सकता है। अब जब खिड़की खोल के सोए, धूल आ गया तुम्हारे चादर के ऊपर, तो क्या होगा, मम्मी बोलेगी, आएगी और तुमको ठोक देगी। तो उस ठोकने से बचने के लिए उस चादर के ऊपर का जो धूल है तुमको हटाना पड़ेगा। तो तुम लोग तो बहुत बार देखे हो मम्मी क्या करती है, चादर लेती है झाड़ देती है। तो एक बात बताओ, अगर वो चादर के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल है अगर वो चिपका रहता तो वो क्या कभी हटता, जिंदगी में नहीं हटता। लेकिन न्यूटन के नियम के आधार पर ये भी यहाँ पे काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या है, एकदम अपने शांत अवस्था में, वो बोले कि हम तो एकदम आराम से बैठे, हमें कोई नहीं हिला सकता। लेकिन अचानक से एक जर्क देते हो, जर्क मतलब एक झटका, किसको, ब्लैंकेट को। तो जब ब्लैंकेट को एक झटका देते हो तो झटके की वजह से ब्लैंकेट तो मूव कर जाता है, लेकिन उसके ऊपर बैठा हुआ चीज उसको उतना रिएक्शन टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो अलग हो जाता है और ब्लैंकेट भी अलग हो जाता है। तो देखते हो कि उसमें से क्या हो जाता है, धूल झड़ जाता है और उसके बाद कुछ समय बाद धूल गिरने लगता है। लेकिन जब वो अलग होते हैं उस समय क्या होता है, धूल तुम्हारा स्टेट में रेस्ट में रहता है और तुम्हारा जो ब्लैंकेट है वो मोशन में चला जाता है। और इस स्टेट ऑफ रेस्ट की वजह से डस्ट पार्टिकल अलग हो जाते हैं मोशन वाले ब्लैंकेट से, और फिर उसके बाद क्या होने लगता है, वो गिरने लगता है। तो यहाँ पे भी क्या काम कर रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसके बाद चौथा, अ सडन जर्क ऑन अ बॉडी which containing the thread, which contain thread। ये भी बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट है, तुम लोग घर पे अपना सकते हो। काम करना, एक सीलिंग के ऊपर धागा लटका देना, फिर एक बॉडी लटका देना, फिर बॉडी के नीचे फिर एक धागा लटका देना, ठीक है। तो एक धागा हो गया, मान लो ऊपर वाला, ठीक है, इसको नंबर 1 दे देते, इसको नंबर 2 दे देते। तो जब तुम नीचे वाले धागे को तुरंत टानोगे ना तो ऊपर वाला धागा नहीं टूटेगा, नीचे वाला धागा टूट जाएगा। अब बोलोगे भैया ऐसा क्यों हुआ, रीजन क्या है, ये वाला बॉडी पूरा का पूरा स्टेट ऑफ रेस्ट में था, लेकिन जब तुम झटका देते हो तो झटके की वजह से क्या होता है, पूरा बॉडी के ऊपर झटका ना के जिस पोर्शन पे दियो उसके ऊपर ज्यादा झटका आता है, जिस पार्ट पे देते हो। जैसे हम लोग खड़े हैं तो मेरे को जब इधर झटका दोगे तुरंत, तो मेरा ये बॉडी ज्यादा मूव करेगा बजाय मैंने नीचे वाले बॉडी के। तो इसी वजह से इस धागे में जब नीचे पर मैं पकड़ के झटका दे रहा हूं तो झटका पूरा का पूरा इस पॉइंट पे ज्यादा जा रहा है, पूरा बॉडी पे जल्दी नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बॉडी का ऊपरी पार्ट है और निचला पार्ट है उनके बीच का कॉन्टैक्ट क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, और जो धागा होगा नीचे वाला टूट जाएगा, नीचे वाला धागा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन ऊपर का बॉडी तुम्हारा वैसे का वैसे रहेगा। क्यों? कि तुमने तुरंत झटका दिया। लेकिन अगर तुमने उस धागे को पकड़ कर, नीचे वाले धागे को पकड़, फिर एक नया धागा लगा देना, फिर अगर तुमने नीचे वाले धागे को पकड़कर धीरे धीरे खींचा, क्या कर दिया, धीरे धीरे खींचा, तो देखोगे ऊपर से वो टूटने लगेगा। बोलोगे क्यों? क्योंकि जब तुम धीरे धीरे खींच रहे हो तो पूरा सिस्टम, दोनों धागों का पूरा जो सिस्टम है दोनों पर लोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो ब्रेकेज है वो पूरा इन बॉडी पे हर एक पॉइंट पे सेम है, और वो बॉडी को ऊपर से टांग रहे, क्योंकि ऊपर वाला तो स्टील है, ऊपर वाला क्या है, जिस सीलिंग पे करे सीलिंग तो फिक्स है ना, ऊपर से टांग रहे हो तो ये यहाँ पे तनाव ज्यादा पड़ेगा। अगर धीरे धीरे टानोगे तो जब धीरे धीरे टानोगे नीचे के रस्सी को तो ऊपर से टूटेगा, लेकिन अगर तुरंत टानोगे तो नीचे से टूटेगा। तो ये क्या बतलाना चाह रहा है, अगर तुरंत टान रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ऊपर वाला बॉडी बच जा रहा है। तो अगर किसी भी धागे से जुड़ा हुआ एक बॉडी है, दो धागा होना चाहिए, एक ऊपर एक नीचे, और तुरंत उस पर झटका दे रहे हो तो हमेशा नीचे वाला धागा ही टूटेगा। अब बोलोगे भैया अगर ऊपर वाला धागा टूट गया तो एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं, ध्यान रखना करो, सिर्फ केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं होते, इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? सो
सडन जर्क अगर किसी बॉडी पे मिलेगा जिसमें थ्रेड कनेक्टेड है, दो थ्रेड, तो नीचे वाले पे तुरंत झटका दोगे तो नीचे वाला ही टूटेगा, ऊपर वाला नहीं टूटेगा। लेकिन अगर नीचे वाले को धीरे धीरे खींचोगे तो वो ऊपर से टूटेगा। ठीक है, तो ये पोजीशन सारा क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का था। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा, मतलब बॉडी किस में रहना चाहेगा, मोशन में, रेस्ट में नहीं। लेकिन ध्यान रखना भैया, हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात की है, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन की बात नहीं की है। मतलब अगर कोई बॉडी तुरंत अपना मोशन यूनिफॉर्म से चेंज करके इंक्रीजिंग में चला जाता है और डिक्रीजिंग में चला जाता है, तब यहाँ पे वैलिडेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोशन तो एक जैसा नहीं है ना, मोशन चेंज हो रहा है। तो जब मोशन चेंज हो रहा है तो वहां पे वो यूनिफॉर्म मोशन के बेस पे इनर्शिया माना ही नहीं जाएगा। तो इनर्शिया कब माना जाता है, जब वेलोसिटी पूरा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी व्हेन इट्स कांस्टेंट देन द इनर्शिया ऑफ मोशन विल बी वैलिड, अदरवाइज इट नॉट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन बॉडी पर इनर्शिया ऑफ मोशन वर्क नहीं करेगा। कब करेगा, जब बॉडी का मोशन कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि यूनिफॉर्म रहेगा तब। ठीक है, तो जैसे कि अ पर्सन जंप आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन, बहुत लोगों को देखते होंगे जो लोग ट्रेन से उतरने का कोशिश करते हैं तो चलते हुए ट्रेन से उतर जाते हैं। जल्दी उनको भीड़ होगा कहीं जाने का, तो वो क्या होता है, चलती ट्रेन से उतर जाते हैं। तो बॉडी उनका कांटेक्ट में किसके था, ट्रेन के साथ। लेकिन वो जब ट्रेन से उतरते हैं तो उनका बॉडी तो मोशन में है ना, तो जब वो कूद के रुकेंगे तो क्या वो रुक जाएंगे, नहीं, उनका मोशन को झटका मिलेगा क्योंकि वो मोशन में थे। इस वजह से वो आगे दूर जाके थोड़ा दौड़ेंगे। इसलिए जब भी अगर ट्रेन से उतरो, चलती हुई ट्रेन से, तो क्या करना, थोड़ा सा पीछे रहना, ज्यादा ट्रेन तेज वाले में मत उतरना वरना कट पिट जाओगे। धीरे में, जब धीमे प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगा तो दौड़ते हुए उतरना, थोड़ा रनिंग लेना फिर दौड़ते हुए उतरना, तो तुमको उतना झटका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पकड़े हो, धपाक दे एकदम छपाक करोगे तो तुमको क्या कर दे, गिरा देगा पीछे की तरफ। दूसरा, इन लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप बहुत लोग को देखते होंगे कि जो लोग पुलिस की भर्ती के लिए या तो आरपीएफ की भर्ती के लिए जो भर्ती के लिए जाते हैं तो उनमें लॉन्ग जंप होता है। बोलता है 10 फीट का लॉन्ग जंप, 30 फीट का लॉन्ग जंप, 30 फीट का नहीं होता, 10 फीट का होता है, उससे कम का होता है। तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, थोड़ा दूर तक एक रनिंग एरिया लेता है और उसके बाद कूद जाता है। तो एक बार बताओ, अगर कोई इंसान दौड़ रहा है, तुरंत कूदेगा तो मुंह के बल गिरेगा ना, क्योंकि उसका बॉडी तो मोशन में है। तो उस बेस पर अगर वो कूद के बॉडी से अपना जो जमीन के साथ उसका अटैच है पैर, अगर उसको हवा में ले ले, इसीलिए वो क्या कर पाता है, जंप कर पाता है। इसलिए वो क्या कर पाता है, जंप कर पाता है। अदरवाइज अगर वो दौड़ते हुए अचानक रुक जाए तो सीधा मुंह के बल होगा, चाट लेगा धूल को, टेस्ट अच्छा लगेगा उसको। बट वो ऐसा नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, दौड़ के आता है, जिस पॉइंट पे रहता है फिर वो कूद जाता है, जिसकी वजह से उनका बॉडी तो मोशन में था, इसलिए वो उन्हें आगे फेंक देता है और वो क्या करते हैं, कुछ दूरी के बाद जाके गिरते हैं। ये जितना दूरी तक करते हैं, जो ज्यादा दूरी तक गिरता है वो ज्यादा जीत जाता है। ये क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब अ बॉडी विच रेजिस्ट द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ बाय इटसेल्फ। खुद से तो डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहेगा, कोई आकर चेंज कर दे तो वो बुरा नहीं मानेगा, बुरा मानेगा, इनर्शिया है। तो इनर्शिया क्या चाहता है, अपना बॉडी के डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई आकर जबरदस्ती चेंज कर दे तो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये चीजें कहाँ देखने को मिलती है, जैसे रोटेटिंग व्हील थ्रो आउट द मड। बहुत लोगों को खुजली मचता है, जब बारिश का मौसम आता है तो कीचड़ हो जाता है, साइकिल या तो गाड़ियों से बहुत ज्यादा कीचड़ उछालते हैं। तो जब रोटेटिंग व्हील कीचड़ उछालता है तो क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में ना, जहां पे जो चक्का घूमता है, चक्का जिस डायरेक्शन में घूमता है उसी डायरेक्शन की तरफ क्या होता है, कीचड़ उछालता है। डायरेक्शन चेंज होता है तो कीचड़ दूसरे तरफ उछालता है। ठीक है, कई बार देखे होगे, गाड़ी से जब जाते होगे, पानी के बगल में रहते होगे तो तुम्हारे ऊपर पानी का बहुत अच्छा बौछार कर देता, नहा लेते होगे, और कभी कोई गुस्सा आता है तो एक पत्थर लेके रखना, वो नहीं गिराएगा। वीडियो देखे होगे इनमें। सो पहला वाला, रोटेटिंग व्हील थ्रो आउट अ मड। सेकंड, व्हेन अ कार गोस कर्व सडनली देन पर्सन थ्रो आउटवर्ड्स। कई बार होता है कि हम लोग जब ऐसे रोड पे जाते हैं जहां पे थोड़ा टर्निंग होता है, या तो ट्रेन में भी ये ध्यान दिए होगे कि टर्निंग होता है तो तुम्हें थोड़ा सा मूवमेंट, तुम्हारा डायरेक्शन का चेंज देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो टर्न जब देता है तो उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बॉडी सीधा सीधा जाते जाते टेढ़ा हो जा रहा है। तो तुम्हारे नेक्स्ट स्लाइड पर, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं, हम लोग लिख रहे हैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा पोजीशन जिसमें हम लोग किसी भी दूसरे तरह के ऑब्जेक्ट्स को एक अलग अलग नजरिए से देखा जाए, जिससे उनका जो पॉइंट है, व्यू देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो हमारे लिए हर पॉइंट पे डिफरेंट एक्ट कर सकता है। कैसे, एक बार डेफिनेशन में हम लोग समझ लेते हैं
It is a set of a coordinate or a viewpoint that helps to measure and observe the position, motion and behavior of object. मतलब कि ये हम लोग को ना एक मेजरमेंट देता है अलग अलग तरीकों से किसी भी ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब ये चीजों को हम लोग दो केसेस में देखते हैं। पहला, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मतलब कि जिस एक हम लोग रेफरेंस ऑब्जेक्ट में किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें हमारे न्यूटन्स का लॉ क्या करता हो, वर्क करता होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो इनर्शियल फ्रेम। लेकिन जिसमें काम नहीं करेगा उसको कहेंगे हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। जिसमें काम करेगा उसे इनर्शियल फ्रेम, जिसमें काम नहीं करेगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो न्यूटन्स के जितने भी लॉज ऑफ है फर्स्ट लॉ, उसमें फर्स्ट लॉ में तुम्हारा एक्सेलरेशन को डिफाइन किया गया है नहीं। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ में तुम्हारा डिफाइन नहीं किया गया एक्सेलरेशन, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ऊपर है। सो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज जीरो। तो जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का वो कैसा मानना चाहिए, जीरो मानना चाहिए, तभी वो इनर्शियल फ्रेम में है। मतलब जो बॉडी वर्क कर रहा है उसका एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, उसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, तभी वो बॉडी क्या माना जाएगा, इनर्शियल फ्रेम में। अगर वो बॉडी एक्सेलरेट करेगा मतलब कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, मतलब कि वो इनर्शियल फ्रेम मतलब न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को वैलिड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या करता है, बॉडी में या तो रेस्ट होगा या तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक्सेलरेशन नाम का कोई चीज नहीं होगा। क्लियर? इसको हम लोग एक एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे मान के चलो कोई एक लिफ्ट है, लिफ्ट में कोई एक ह्यूमन है और यहाँ पे ग्राउंड में एक कोई दूसरा इंसान है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहता है कि ये इससे इसको देख रहा है तो ये इसका फ्रेम है। मान लो ये कोई इंसान है, ये इंसान इसको देख रहा है तो ये फ्रेम में देख रहा है ना, तो इसको क्या लगेगा, ये जिस फ्रेम से देख रहा है, ये जिस फ्रेम से देख रहा है उस फ्रेम के हिसाब से ये इंसान अपना क्या है, कोई एक्सेलरेशन नहीं कर रहा ना, कोई नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस फ्रेम से तो कोई बॉडी एक्सेलरेशन नहीं कर रहा, तो ये पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बॉडी इस बॉडी को देख रहा है तो ये बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है नहीं ना, ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा और देख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर इंसान को हम लोग लिफ्ट के अंदर देखेंगे, सिर्फ लिफ्ट के अंदर देखेंगे, तो लिफ्ट के अंदर वो कैसा माना जाएगा, एक्सेलरेटिंग करते हुए माना जाएगा। तो जब अगर वो लिफ्ट के अंदर रहेगा तो लिफ्ट के अंदर तो एक्सेलरेट कर रहा है, तो जब वो लिफ्ट के अंदर ही अपने को देखा जाएगा तो एक्सेलरेट माना जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या कहलाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन बाहर से कोई चीज को देखा जा रहा है, भले वो एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन बाहर वाला बॉडी देख रहा है उसको, तो बाहर वाला बॉडी तो एक्सेलरेट ही ना कर रहा, तो उसके नजरिए से देखने से कैसा लगेगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? तो अगर कोई बॉडी बाहर से देख रहा है किसी भी चीज को मूव करते हुए तो इनर्शियल माना जाएगा, लेकिन जिसके अंदर मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर देख रहा है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उस हिसाब से बोलोगे कि भैया अगर चलता हुआ गाड़ी के अंदर से देखेंगे तो चलता हुआ गाड़ी के अंदर से देखोगे तो नॉन इनर्शियल, लेकिन बाहर से देखोगे तो इनर्शियल। तो कोई भी चीज मूविंग रहेगा उसके अंदर से देखोगे तो क्या कहलाएगा, नॉन इनर्शियल, लेकिन बाहर से देख रहे हो तो क्या कहलाएगा, इनर्शियल। क्लियर? तो हम लोग किस पर वैलिड होता है, हमेशा इनर्शियल पर, लेकिन नॉन इनर्शियल पे ये वैलिड नहीं हो पाता है। तो उस हिसाब से भैया अर्थ क्या है, अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, अर्थ रोटेट कर रहा है, हम लोग उसके ऊपर से देख रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उसमें हम लोग अर्थ को एक तरह से इनर्शियल फ्रेम के बेस पर कंसीडर करते हुए आए हैं और कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग इजी रखने के लिए अर्थ को एज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं। तो भैया क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसीलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक न्यू टर्म्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्यूडो फोर्स। एक न्यू टर्म्स आता है स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स क्या है, स्यूडो मतलब क्या होता है, झूठा, और फोर्स मतलब क्या होता है, बल। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे बल झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि असल में वहां पे तो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो दिख नहीं रहा लग रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है लग रहा है, लेकिन लग तो रहा होगा ना।
जैसे कोई गाड़ी के अंदर रहेगा और गाड़ी चलेगा, कोई गाड़ी के अंदर है, ठीक है, सब तरह से बंद है और गाड़ी चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा गाड़ी चल रहा है, तो इसका मतलब क्या, उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, लग रहा है फोर्स, लेकिन उससे नहीं समझ में आ रहा। समझ में कब आता, अगर वही चीज वो बाहर से देख रहा होता तो पता चल रहा था हाँ गाड़ी तो चल रहा है, फोर्स तो लग रहा है। लेकिन अगर वो गाड़ी के अंदर रहेगा तो उसको तो मालूम नहीं ना पड़ेगा कि गाड़ी चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो उस कंसीडर में जब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, मतलब कि गाड़ी के अंदर है, तब भी फोर्स काम कर रहा है, तो उस फोर्स को ही हम लोग क्या मानेंगे, स्यूडो फोर्स। लेकिन अगर वो बाहर से देख रहा है तो मानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में पता चल रहा है कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स को यूज नहीं किया जाता, नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स को यूज नहीं किया जाता, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग स्यूडो फोर्स को यूज करते हैं। क्लियर? तो इस पॉइंट से हम लोग स्यूडो फोर्स के बारे में जाने हैं। स्यूडो फोर्स से रिलेटेड हम लोग हमें और भी न्यूमेरिकल्स के बेस पे जानेंगे। अच्छा, स्यूडो फोर्स को जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा क्या करेंगे, एक्चुअल मोशन के ऑपोजिट में। किसका? एक्चुअल मोशन के ऑपोजिट में। मान के चलो अगर कोई गाड़ी आगे जा रही है, वो तो बाहर से देखने से लग रहा है, बाहर से देखने से क्या लग रहा है, गाड़ी जा रही है सामने की तरफ, लेकिन कोई अंदर बैठा रहेगा उसको तो नहीं ना मालूम चलेगा। तो उसके लिए हम लोग स्यूडो फोर्स के लिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पीछे की तरफ रखेंगे। कैसा रखेंगे? पीछे की तरफ। लेकिन बाहर से कैसे रखेंगे? सामने की तरफ। मतलब कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इनर्शियल में जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड करता है, वहां पे स्यूडो फोर्स यूज नहीं होगा, वो नॉर्मल जैसे कैलकुलेट करना होगा हम लोग वैसे करेंगे। लेकिन अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में, मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के देखेंगे, तब वहां पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, एक्चुअल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का ऑपोजिट। कैसा? एक्चुअल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का ऑपोजिट कंसीडर करके चलना पड़ेगा। इसको जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग को और बेटर तरीके से समझ में आएगा। अभी के लिए हम लोग ये समझते हैं कि स्यूडो फोर्स हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क करता है, इनर्शियल फ्रेम में वर्क नहीं करता। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है।